दिल्ली सल्तनत का इतिहास, इसमें कई बड़े नाम हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो अलाउद्दीन खिलजी की तरह आज भी बहस का मुद्दा बने हुए हैं। एक क्रूर विजेता, एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार और एक ऐसा शासक जिसने सत्ता के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। तो चलिए, आज हम इसी शख्स और इसकी विरासत की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। खिलजी के पूरे शासन की बुनियाद, जानते हैं, एक सवाल पे टिकी थी। और सवाल ये था कि क्या एक राजा को भगवान का नुमाइंदा होना चाहिए या फिर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपनी रियासत की भलाई के लिए होनी चाहिए। खिलजी का जवाब उस जमाने के हिसाब से तो बिल्कुल ही क्रांतिकारी था। उसने फैसला किया कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं, और बस इसी एक सोच ने उसके पूरे साम्राज्य की शक्ल बदल दी। तो आखिर ये था कौन अलाउद्दीन खिलजी? देखिए, वो कोई मामूली सुल्तान नहीं था। वो एक ऐसी ताकत था जो जाना जाता था अपने बिल्कुल नाटकीय अंदाज में सत्ता में आने के लिए और शासन करने के अपने एकदम अनोखे तरीके के लिए। खिलजी की महत्वाकांक्षा, अरे उसकी तो कोई हद ही नहीं थी। उसने खुद को एक टाइटल दिया था, सिकंदर ए सानी, मतलब दूसरा अलेक्जेंडर। जरा सोचिए, सपना था पूरी दुनिया को जीत लेने का। खैर, दिल्ली के एक चतुर कोतवाल थे, अलाउल मुल्क। उन्होंने सलाह दी कि भाई पहले हिंदुस्तान पर तो ध्यान दे दो, और खिलजी को यह बात जच गई। तो दुनिया जीतने का प्लान तो फिलहाल के लिए टल गया, लेकिन अब उसके सर पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी, हिंदुस्तान की फतेह। और बस यहीं से शुरू हुआ उसके फौजी अभियानों का एक ऐसा अविश्वसनीय दौर जो उत्तर के मैदानों से लेकर सुदूर दक्षिण के इलाकों तक फैल गया। साल था 1303 और उसने वो कर दिखाया जो उससे पहले कोई सुल्तान नहीं कर पाया था। उसने जीत लिया चित्तौड़ का वो किला जिसे अभेद्य माना जाता था। ये इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक जीत थी कि मशहूर इतिहासकार अमीर खुसरो, जो खुद उस लड़ाई में मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों देखी सारी कहानी अपनी किताब खज़ाइन उल फुतूह में लिखी। लेकिन जब बात दक्षिण की आई ना, तो खिलजी ने एक बिल्कुल अलग ही, बड़ी चालाकी भरी रणनीति अपनाई। वो विंध्याचल पहाड़ों को पार करने वाला पहला सुल्तान था। लेकिन उसने दक्षिणी राज्यों पर कब्जा करके उन पर सीधा राज करने की कोशिश नहीं की। नहीं, उसने कुछ और ही मांगा। वो उनका राजा नहीं, बल्कि उनका अधिपति बनना चाहता था। मतलब आसान भाषा में समझे तो उसे उनके तख्त से कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था तो सिर्फ उनके खजानों से। और ये जो बेशुमार दौलत लाने का काम था ना, ये सौंपा गया उसके सबसे भरोसेमंद और काबिल जनरल मलिक काफूर को। और यकीन मानिए, मलिक काफूर की अगुवाई में दक्षिण के ये अभियान इतिहास के सबसे कामयाब फौजी अभियानों में गिने जाने वाले थे। उस वक्त दक्षिण भारत में 4 बड़ी ताकतें थीं: देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरा के पांडे। मलिक काफूर का मिशन साफ था, इन सबको दिल्ली सल्तनत के सामने झुकाना, और उसने एक एक करके बिल्कुल यही किया। साल 1308 वारंगल के खिलाफ ये दूसरा अभियान था। मलिक काफूर ने राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जबरदस्त जीत थी ये। लेकिन हार मानते हुए राजा ने जो चीज पेश की, वो सिर्फ सोना चांदी नहीं थी। वो कुछ ऐसा था जो आगे चलकर एक किंवदंती बनने वाला था। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी हार कबूल करते हुए जो चीज दी, वो इतिहास के सबसे कीमती खजानों में से एक था। जी हां, कोहिनूर। इतिहास में पहली बार दुनिया का ये सबसे मशहूर हीरा दिल्ली सल्तनत के पास आया था। प्रताप रुद्रदेव ने इसे मलिक काफूर को सौंपा था, और ये वो खजाना था जो आने वाली कई सदियों तक साम्राज्यों की किस्मत लिखने वाला था। लेकिन एक तरफ जहां खिलजी का साम्राज्य बाहर की तरफ फैल रहा था, वहीं अंदर ही अंदर दरारें पड़ने लगी थीं। उसकी बढ़ती हुई ताकत से कई लोग खौफ में थे, और बहुत जल्द बगावत की चिंगारियां सुलगने लगीं। ये चिंगारियां इतनी खतरनाक थीं कि उसके शासन की नींव तक हिल सकती थी। सोचिए, गुजरात में नए मुसलमानों की बगावत, उसके अपने भतीजे अकत खां की साजिश, अवध के सूबेदार का विद्रोह, और तो और दिल्ली के दिल में हाजी मौला का उपद्रव। एक के बाद एक इन विद्रोहों ने खिलजी को एक कड़ा सबक सिखाया कि साम्राज्य जीतना एक बात है और उसे संभाल कर रखना बिल्कुल दूसरी। उसे चाहिए था एब्सोल्यूट कंट्रोल। और यही कंट्रोल हासिल करने के लिए खिलजी ने 4 बड़े सख्त फरमान जारी किए। नंबर 1, उसने अमीरों की सारी संपत्ति और जमीनें जब्त कर ली ताकि उनकी ताकत की जड़ ही काट दी जाए। नंबर 2,
उसने कोने कोने में अपने जासूसों का जाल बिछा दिया। नंबर 3, दिल्ली में शराब पर पाबंदी लगा दी। उसका मानना था कि साजिशें यहीं से पनपती हैं। और आखिर में उसने अमीरों के आपस में मिलने जुलने, दावतें करने पर भी रोक लगा दी, बिना उसकी इजाजत के। मतलब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में। और ये सारे कदम हमें इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर ले आते हैं, खिलजी का राजत्व का सिद्धांत, यानी थियरी ऑफ किंगशिप। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, नहीं, ये तो सत्ता के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका था। एक ऐसा तरीका जो धर्म और राजनीति के बीच एक मोटी लकीर खींचता था। और जानते हैं, उसकी इस सोच को उसके एक ही वाक्य से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उसने कहा था, मैं नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। मैं राज्य की भलाई के लिए जो सही समझता हूं वही करता हूं। सोचिए, ये कितना बड़ा बयान था। वो साफ साफ कह रहा था कि धार्मिक कानून से ऊपर राज्य की भलाई है। उसके लिए द स्टेट वॉज सुप्रीम। तो संक्षेप में कहें तो खिलजी ने एक निरंकुश राजतंत्र यानी एब्सोल्यूट मोनार्की की स्थापना की। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां सुल्तान का कहा हर शब्द ही कानून था। कोई उलेमा, कोई अमीर, कोई भी उसकी ताकत को चुनौती नहीं दे सकता था। वही आखिरी अथॉरिटी था। तो चलिए इसे और आसान करके समझते हैं। खिलजी का ये सिद्धांत आखिर था क्या? पहली बात, वो राजा के दैवीय अधिकार यानी डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स में यकीन नहीं करता था। दूसरी, उसने अपना शासन इस्लामी सिद्धांतों पर नहीं चलाया। तीसरी बात, उसने खलीफा से किसी तरह की मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं समझा। और सबसे जरूरी, उसका मानना था कि उसका कानून यानी सुल्तान का कानून हर चीज से ऊपर है। तो सवाल यह उठता है कि हम अलाउद्दीन खिलजी को किस नज़र से देखें? क्या वो एक बेरहम तानाशाह था जो ताकत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, या फिर वो एक दूरदर्शी शासक था जो ये समझ गया था कि एक मजबूत सल्तनत बनाने के लिए रियासत को मजहब से ऊपर रखना होगा? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है, पर एक बात तो पक्की है, उसकी विरासत आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ देती है। और यही बात उसे दिल्ली सल्तनत के सबसे दिलचस्प और सबसे विवादास्पद शासकों में से एक बनाती है।